जी, आप सबको अपने प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स में वेलकम करती हूँ। मैं हूँ आलिया और आज हम बात करेंगे कुछ पाकिस्तान के इंटरनल मैटर्स हैं, कुछ बहुत सी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ वायरल हुई जिसमें कि जनरल बाजवा की वीडियो बहुत वायरल हुई और उसके नीचे बहुत कुछ लिखा गया। फिर इमरान खान के कुछ नए कलमात हमें सुनने को मिले जिसमें उन्होंने कहा कि नहीं ये जो है ये तो इदारा फ़ौज का ऐसा मुनज़्ज़म इदारा है, ऐसी तारीफ़ें उन्होंने की तो सब हैरान रह गए। इसी के साथ जब हम कुछ बाहर देखते हैं तो वहां पर हमने देखा कि इंडिया की तरफ से डॉक्टर जयशंकर की तरफ से चाइना के लिए कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए कि चाइना स्टेटस को कायम रखना चाहता है। इस पे भी बात करेंगे और हमें आज एक मरतबा फिर ज्वाइन कर रहे हैं साजिद तार साहब जो कि पॉलिटिशियन हैं, फिलंथ्रोपिस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। साजिद तार साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग माय शो। माय प्लेजर, थैंक यू। साजिद साहब, पहले जरा अंदर से ही जरा पाकिस्तान की जो खबरें हैं उनके ऊपर स्टार्ट किए रहते हैं। सर, बस वो जनरल बाजवा की एक वीडियो आने की देर थी, मैंने भी कहीं पोस्ट करवा दी और कुछ और लोगों ने भी करवाई। वो किसी दूसरे मुल्क में शायद दुबई में कहीं खड़े जो है वो फुटपाथ है या सड़क है या कहाँ पर जो है वो खड़े होके बातचीत कर रहे हैं। कहा जा रहा है साथ में उनका बेटा है, कौन है जो पीछे बिल्डिंग है वो भी उनकी है, बहुत सारी बातें। मतलब जाहिर है कि आप जानते हैं। तो सर, ये क्या हुआ कि मतलब सभी लोग बाहर चले जाते हैं? हम पॉलिटिशियंस को हमेशा ही कहते हैं, लेकिन अब तो हम यानी अब इसके ऊपर भी बात करनी चाहिए कि बाजवा साहब भी बाहर चले गए। ये क्या चक्कर है? ये क्या वीडियो का है सिलसिला? देखिए, इसमें आलिया सिर्फ बाजवा साहब ही नहीं है, ये तो एक ट्रेंड है बड़े अरसे से, आज से नहीं है, ये बड़े अरसे से ट्रेंड है कि जो लोग यहाँ पाकिस्तान में साहिब इख्तियार होते हैं वो अपना एक तो पैसा बाहर रखते हैं, वो यहाँ नहीं रखते, फिर जाहिर उन्होंने वही जाना होता है जहां उनके एसेट्स होते हैं। दूसरा, जो इस वक्त मैं एक और ट्रेंड देख रहा हूं बड़े अरसे से, आज का नहीं है, सुना है कि बाजवा साहब वहां गए, उनके बच्चे की कुछ सर्जरी होनी थी तो उस सिलसिले में वहां गए हैं। देखिए, मरियम नवाज साहबा जो है वो लंदन में थी लेकिन सर्जरी उनकी भी जिनेवा में हो गई है। हमजा शहबाज शरीफ है, उनकी बच्ची, उनकी भी सर्जरी है, एक लंदन में है, दूसरी सर्जरी उनकी वालदा की अमेरिका में है। दुख की बात है कि इनको पाकिस्तानी डॉक्टर्स पे कोई एतमाद नहीं है, हॉस्पिटल्स पे कोई एतमाद नहीं है। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये एक बहाना होता है, वरना ये अपनी प्रॉपर्टी को देखने, मैनेज अकाउंटों को मैनेज करने बाहर जाते हैं। लेकिन ये एक फैशन है कि इन्हें इश्क है डुअल सिटीजनशिप से। बाहर के दामादों और बाहर की जो सिटीजन इनकी बहुएं हैं, ये क्रेज है पाकिस्तान में। आप सोच नहीं सकते कि ये आपके सर्वे आ चुके हैं कि आपके ना सिर्फ ये हमारे फौजी भाई बल्कि जजेस भी सारे, वो भी इसी में, जो जो भी साहिब इख्तियार है, वो कहते हैं जिसका हाथ पड़ता है वो पाकिस्तान से बाहर ही रहता है। इस वक्त तो बल्कि मैं पाकिस्तान पिछली दफा गया हूं, इस वक्त तो पाकिस्तान में जहाज अपने रखना जो है एक बड़ा एक फैशन बन चुका है। जो मेरी तरह के थोड़े से वीक लोग हैं फाइनेंशियली, वो पंखों वाला रख लेते हैं। दूसरे, मैंने अब तो देखा है कई जेट खड़े होते हैं एयरपोर्ट पे, और जिस तरह पहले बड़ी गाड़ियां कहते पजारो होती थी, V8 होती थी, अब उसी तरह, क्योंकि देखिए पिछले जब से अफगानिस्तान में रशिया आया, आपके ऊपर डॉलरों की बारिश रही दुनिया की। आपने बड़ी खूबसूरती के साथ दुनिया को बेवकूफ बनाया। पहले आपने अमेरिका लोन को बेवकूफ बनाया, फिर उसके बाद आपने अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज को, फिर आपने दहशतगर्दी पाल पाल के बेची, तो बहुत पैसा आया आपके पास। उसमें एक तो बाहर के अकाउंटों में पैसे पड़े हैं, दूसरा जो देखिए उसमें ये होता है ना, कई लोग जो फिर उसके बाद रिटायर होने के बाद सियासत में आ जाते हैं, वो पाकिस्तान में फिर उन्हें मुसलसल डॉलरों की लत लग जाती है, तो उनके ज़ाहिर बच्चे बच्चे हैं, तो वो देखे ना, अब तो हमारे खान साहब है, उन्हें हेलीकॉप्टर की लत लगी। पहले तरीन साहब है, अपने जहाज फेरते थे ऐसे जिस तरह ऊबर फिरती है, जिस तरह क्रीम फिरती। तो ये दर हकीकत पैसा तो बहुत कई तरह के और भी जहाज होते हैं। एक तो होता है ना वो कागज का बना के हम उड़ाते हैं, और एक और जहाज भी आपको पता है ना, यहाँ पे जहाज कहा जाता है। हाँ, कहते हैं जहाज है, वो भी जहाज बहुत है आपके, क्योंकि अफगानिस्तान में जब आपने अफगानिस्तान के उस इशू में पाकिस्तान बेचा, तो क्लाशनकोफ और जो साथ वो जहाज बनाने वाली फैक्ट्रियां अब आपके हर शहर में, हर गांव में पड़ी हैं। और उस पर तो खैर तवज्जो कोई नहीं देता, क्योंकि वो बेचारे लोअर क्लास होते हैं, वो तालीम याफ्ता नहीं होते, लोअर। अब तो खैर यूनिवर्सिटियां, मैंने देखा अब तो लम्स वगैरह में इस तरह पे बच्चे बच्चियां वहां पे इस चीज को बड़ा ओपनली कर रही है। तो देखें, वो कहते हैं व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। जब बच्चों को आपने हलाल चीजें, राइट चीजें ना करके दिखाना हो, तो नेचर हैज इट्स ओन कोर्स, मेरे ख्याल में। देखें, एज ए बहसीत मुसलमान हमारा ये अकीदा है कि जन्नत और दोजख का, लेकिन मैं आलिया बिलीव करता हूं कि दुनिया में भी उसके आपको भुगतने पड़ते हैं। मैंने देखे हैं लोग
बाज़ाहिर वो लगते हैं कि बड़े बड़े जहाजों में बड़े बड़े मोहल्लात में रहते हैं, लेकिन अंदर से उनके हालात सब खराब होते हैं, क्योंकि नेचर हैज इट्स ओन कोर्स। आप जो फसल बोएंगे वही काटेंगे। आप एक उसमें ये नहीं हो सकता कि गंदम आप बोएं और आप कहें कि यहाँ से टमाटर हो जाएंगे, होगी गंदम ही वहां से। अच्छा साजिद साहब, इसमें ऐड भी कर दूं, जिस दिन जनरल बाजवा की ये आई है वीडियो, उसी दौरान उसी वक्त यहाँ पर सोशल मीडिया पे उधम मचा हुआ था कि यहाँ पर शाहिद असलम जो कि एक जर्नलिस्ट है, उनको उनके एफबीआर के कुछ जो रिपोर्ट्स मिलने पर उनको उठा लिया गया घर से, एफआईए ने उठा लिया और उनको गिरफ्तार कर लिया। तो एक तरफ ये हो रहा था और दूसरी तरफ उनकी वीडियो चल रही। नहीं, मैं बल्कि शाहिद असलम का मैं सीरियसली कंडेम करूंगा। उनका मैंने बड़ी डिटेल से उनके बारे में मैंने पढ़ा भी है, पूछा भी है दोस्तों से। द मैन इज विद ग्रेट कैरेक्टर इंटेग्रिटी, और मेरे ख्याल में गलत पकड़ा गया है। और इस तरह पकड़ना एक जर्नलिस्ट को, और फिर दूसरा ना सिर्फ आलिया उनको पकड़ा गया है, ह्यूमिलिएट किया गया है उनको। आपको बताऊं, वो बीट करते थे एफआईए पे, और सबसे बड़ी बात है इस वक्त एफआईए के जो हेड है भट्ट साहब है, मेरे ख्याल मौसम भट्ट उनका नाम है शायद, ही हैड अ वेरी क्लोज रिलेशनशिप विद देम। लेकिन जिस तरीके से सुना कि उनके घर पे छापा मारा गया और पूरे मोहल्ले के सामने हथकड़ी पहनाकर उनको जिस तरीके से घसीट के गाड़ियों में लेके गए हैं एफआई के जो लोग हैं, वो इट इज नॉट फेयर। और उसके बाद ये कि उनका कसूर सिर्फ ये था कि उन्होंने वो नूरानी साहब को कनेक्ट किया था, या जो कुछ भी, ही वाज अ फैसिलिटेटर। लेकिन इट्स अ कॉमन थिंग, इज पार्ट ऑफ जर्नलिज्म। आप ये देखें ना, आप खबर देने वाले को तशद्दुद का निशाना बनाए, लेकिन जहां पे वारदात हुई है वो उस पर कुछ ना हो, ये तो सख्त ज्यादती है। आई डेफिनेटली कंडेम दैट, जो उन्होंने किया है सख्त ज्यादती है। मैं इट्स नॉट फेयर, लेकिन ये दिस इज अल्टीमेटली इट्स अ डेवलपिंग कंट्री, इट्स दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द थर्ड वर्ल्ड कंट्री। दैट इज द रीजन कि वहां पे बात को छुपाने की कोशिश की जाती है, आवाज को बंद करने की कोशिश की जाती है, विच इज नॉट फेयर एट ऑल। ठीक। अच्छा साजिद साहब, आटे की वही सिचुएशन, मिनिस्टर्स तमाम प्रोविंशियल फेडरल कह रहे हैं आटे की तो कोई कमी नहीं, लाखों टन आटा है। वीडियोज आ रही हैं कि ट्रकों के नीचे से बेचारी औरतें जो है वो सस्ता आटा भी चोरी करके जो है। तो ये मतलब क्या है? और मैं देख रही थी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो रिपोर्ट आई, ग्लोबल रिस्क जो उन्होंने बताया, उसमें पाकिस्तान के लिए जो फूड क्राइसिस है वो एक बड़ा है उसके अंदर इशू कि ये हो सकता है, जो कि हो रहा है अब इस वक्त। और वहीं पर हम ये देख रहे हैं कि सिर्फ सियासत, और देखे ना इमरान खान की फिर 2-3 वो और आ गई, उसको भी शामिल कर लीजिए। उन्होंने कहा कि नहीं, जिसको गालियां निकालते थे अब कह रहे हैं कि सर आंखों पर जो स्टैब्लिशमेंट है वो ऐसा तो कोई इदारा ही नहीं, फौज जैसा इतना मुनज़्ज़म इदारा, अगर ये चाहे तो सब कुछ ठीक हो सकता है। तो ये क्या है? देखिए आलिया, आटे का और चीनी का मैंने इसको बड़ी डिटेल से देखा। चीनी वाले लोग जो वो भी बहुत पासर हैं, ज्यादातर सियासतदान हैं, या सियासतदानों के या आपकी एस्टेब्लिशमेंट ब्यूरोक्रेसी के साले या बहनोई हैं, सारे रिश्तेदार होते हैं आपस में एक दूसरे के। और इसी तरह फ्लोर मिलों वाले भी एक बहुत बड़ा माफिया है, बहुत बड़ा माफिया है। मैं आई नो देम मैनी। अब उसमें यह बताना चाहूंगा, दो चीजें इसमें मुसलसल हो रही पाकिस्तान में। जखीरा अंदोजी हो रही है, जानबूझ के शॉर्टेज की जा रही है प्राइस हाइक के लिए एक, और दूसरा अफगानिस्तान स्मगलिंग हो रहा है इस वक्त आटा आपका। लेकिन ये चीजें रुक नहीं सकेंगी। उसकी वजह यह है कि इस वक्त यू आर इन अ फ्री फॉल, आपका कोई पता नहीं है इस वक्त हु इज कॉलिंग यू शॉट्स। और दूसरा, खान साहब के इंटरव्यू सुनते हैं तो उन्हीं से पता चल जाता है कि आपकी हुकूमत की क्या सिचुएशन है, आपकी एस्टेब्लिशमेंट की क्या सिचुएशन है। आज उन्होंने जो मेहर बुखारी को कल दिया इंटरव्यू, उससे नजर आ रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट कितनी कमजोर हो चुकी है। मेरे ख्याल में हिस्ट्री बनने जा रही है। ही डिमांडेड, मिस्टर हैंडसम हैज डिमांडेड एन अपॉलॉजी। मेरे ख्याल में हिस्ट्री में पहली दफा होगा कि एस्टेब्लिशमेंट घुटनों के बल होके जाके एक बंदे से माफी मांगेगी। उन्होंने 3 लोगों की, उन्होंने कहा मुझसे भी माफी मांगे, स्वाति साहब से भी माफी मांगे, शहबाज गिल से भी माफी मांगे। और वो जो इंटरव्यू उन्होंने इतना सख्त दिया है कि वो सेंसर हुआ है, वो इट वाज नॉट एज इज, उसको सेंसर किया गया। इतना सख्त गुस्सा है खान साहब को, क्योंकि आपके जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने आरएफ अलवी की रिक्वेस्ट पे मिलने से इनकार कर दिया। तो वो खान साहब कहते हैं हाउ डेयर। मैं अमीरुल मोमिनीन हूं इस वक्त, इब्नुल वक्त इस वक्त मैं इस पाकिस्तान का द मोस्ट लव्ड। उन्होंने साथ ये भी कहा 70% पाकिस्तान मेरी जेब में, 70%। नहीं, वो क्यों मिले साजिद साहब? वो उनसे क्यों मिले? मतलब वो फिर वही हो कि जनरल बाजवा से पहले मिलते थे, सेम पेज था, जब सेम पेज खत्म हुआ फिर गालम गलूच। तो अब तो अच्छी बात है कि मतलब किसी से ना मिले, वो किसी से भी ना मिले, ठीक है।
उन्होंने दर हकीकत जो कहा है, उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ इज माई बॉस, मैं उसके उनके नीचे हूं, मैं उनसे परमिशन लेके मिलूंगा आपसे, और दूसरा जो आपसे मेरी अगर मिलूं तो मैं उनको जाके मुझे बताना होगा मैं आपसे क्या, वरना उनका मिलना बनता भी नहीं है। लेकिन इस वक्त बात यह है कि खान साहब का अगर माजी देखें आप, तो ये इन्होंने तो एक दिन भी खुद रूल नहीं किया। इनकी तो नैपियां तब्दील होती रही हैं, गोद उठा के इनके डैडी इनको फिरते रहे हैं, और ये फिर दोबारा वही चाहते हैं कि मुझे गोद में उठाया जाए। बार बार आईएसआई की तारीफें भी करते हैं कि ये जी पहले कहते हैं जी टैक्स कलेक्शन भी यही करेगी, फिर ये अपने पिछले माजी के इंटरव्यूज में बताते रहे कि आईएसआई के जरिए क्राइम को कंट्रोल करना चाहिए, आईएसआई बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत स्ट्रांग है, मुझे दोबारा लेकर आए। और फिर उन्होंने अच्छा खुद कह देते हैं कि मेरे खिलाफ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है, और खुद इनका एक एमपीए जो है उसको सुना है 4 गाड़ियां पंजाब पुलिस की गई हैं जो घर से लेकर आई। 4 पुलिस, हाफिज साहब है कोई एमपी है, उनको 4 गाड़ियां भेजी गई हैं प्रोटोकॉल में कि उनको घर से लेकर आया जाए। और उसके बाद जो सिचुएशन है, ये जो इलेक्शन अगले दिन वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हुआ है आलिया, वो ओरिजिनली गुजरात और मंडी भाउदीन का इलेक्शन था। आप लाहौर में बैठी हैं, आपको मुझे यहां पता है कि 90% एम्प्लॉई जो है पंजाब असेंबली के, दे आर फ्रॉम गुजरात, और जो पिछले 10% है वो मंडी भाउदीन से। चीख रहे हैं इस वक्त पीडीएम वाले लोग के 170 लोग थे, 186 किस तरह पूरे हुए। परवेज लाई साहब पार्किंग लॉट में बैठे रहे हैं जब तक मेक श्योर नहीं हुआ उस वक्त वो अंदर नहीं आए, और ये दूसरों को कहते हैं पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है। दूसरों, आज खान साहब ने जो मेयर बुखारी को इंटरव्यू दिया, उन्होंने सीधा आईएसआई को कहा कि हमने आईएसआई को किस तरह मामू बनाया। उन्होंने कहा जी देखें परवेज लाई साहब चिड़िया घर को भी बाईपास कर, उनको भी धोखा दे गए। सारी दुनिया को पता है लाहौर में चिड़िया घर के पास उनका दफ्तर है। सर ना बोले, इनको नहीं पता, उनको भी पता चाहिए। हाँ जी, वो लेकिन उसमें आलिया बात ये करने वाली है कि ये पता नहीं है कि जो परवेज लाई साहब है वो सांस नहीं लेते एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर। आप किस तरीके से कौम को बेवकूफ बना रहे हैं जी, इन्होंने चिड़िया घर वालों को बेवकूफ बनाया। परवेज लाई साहब तो अपने पिछले रावलपिंडी एयरपोर्ट पे जाके मिलते रहे उनसे, और अब खबरें बाहर निकल रही हैं कि वो ही वाज मीटिंग विद द हेड ऑफ आईएसआई, डीजी आईएसआई को मिलते रहे जाकर रावलपिंडी। तो आप किस तरह कह रहे हैं लोगों को जी उन्होंने चिड़िया घर वालों को बेवकूफ बना लिया। उनको कहा था जी 3 दिन बाद इलेक्शन हो गए, लेकिन रात को करा दिए। तो इस तरह नहीं होता खान साहब। अब आप मैंने भी आईएसआई को बड़ी करीब से देखा, पाकिस्तान में चिड़िया पर नहीं मार सकती उनकी मर्जी के बगैर। आप जहां बैठे हैं ना, वो भी उनकी मर्जी से बैठे हैं आप। और लेकिन साहब उन्होंने सही ढूंढ के जगह पे बनाया, जगह सही ढूंढ लिया। हाँ, लेकिन मैं गलतफहमी है कि वो आपको बर्दाश्त कर रहे हैं, वो एक लिमिट तक आपको ले जाने की वो गलत कर रहे हैं। मैं उसके फेवर में नहीं हूं। उसकी वजह ये, इससे पूरा स्टेट नीचे जा रही है, पूरा कंट्री नीचे जा रहा है, दुनिया आपको ऑब्जर्व कर रही है, आपके दुश्मन आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। डोंट पोर्ट्रे अ पिक्चर ऑफ स्टेट ऑफ पाकिस्तान सो वीक। ये मेरा इंटरेस्ट है। और खासकर इन लोगों से ब्लैकमेल हो रहे हैं जिनकी वैल्यू ही कोई नहीं, जिन्होंने मांगे तांगे जो सियासतदान इधर उधर से पकड़ के जो टूटी फूटी पार्टी है, मैं तो इनको पार्टियां मानते ही नहीं। ये तो सारे लुटेरे हैं, इकट्ठे हैं। बल्कि मैं अगले दिन, मैं हालांकि आलिया मैं स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, लेकिन मैं इतना सेंसिटिव, आज भी एक मैं डिस्कशन में बैठा था, मुझे किसी ने बड़े सेंसिटिव जगह पे किसी ने पूछा पाकिस्तान का हल क्या है। मैंने ओपनली कहा था, मैं स्ट्रॉन्ग स्ट्रिक्ट टेक्नोक्रेट सेटअप और मार्शल लॉ। जब मैंने मार्शल लॉ कहा तो देवर शॉक्ड। उन्होंने मुझे पूछा हाउ, मैंने कहा ये बताओ पाकिस्तान में टफ फैसले कौन कर सकता है? इनके पास तो टफ फैसले नहीं कर सकते, ये सो वीक, और इनका माजी भरा पड़ा, सारे करप्ट हैं। तो पाकिस्तान को इस वक्त टफ फैसलों की जरूरत है। वो कौन करेगा? वो मार्शल तो सर वो ठीक है, लेकिन फिर भी हम ये तो नहीं चाहेंगे कि मार्शल आए, लेकिन इनको टफ फैसले जो करने पड़ेंगे। लेकिन सारी साहब, आप सॉरी मेरी ये बात सुन लें, उस्मान बुजदार चाहिए आपको, आप उस्मान बुजदार चाहिए आपको, फिर गोगी चाहिए आपको? हमें नहीं चाहिए, नहीं सर हमें नहीं चाहिए, फिर हमजा के पास चाहिए आपको, लेकिन उनका मार्शल भी नहीं चाहिए। हमें ज़ियाउल हक भी नहीं चाहिए। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन अच्छा उसमें ये आप फिर एक मेरा भी जवाब दे देना आलिया। मुझे एक पार्टी बता दें आप, एक देखे ना, खान साहब ने जो कहा वो कहा ठीक है, उन्होंने कहा 70% पाकिस्तान मेरी जेब में। 1 मिनट के लिए आंखें बंद कर लेंगे, वो वापस आ जाते हैं। तो बस
बस फिर सर देखिएगा क्या होगा। अच्छा साजिद साहब, क्योंकि आपने जो है वो चिड़ियाघर के नाम ले लिया, तो हमें जो है हमारे कुछ दिन पहले के वाकयात हमारे साथ भी हुए, हमें भी वहीं पे बुलाया गया था, इसलिए हमें याद आ गया, तो जख्म जो है वो हरे हो गए। लेकिन चले कोई बात नहीं, छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा साजिद साहब, जरा थोड़ा बाहर निकलते हैं। और एक तो सबसे पहले हम उस पे बहुत ज्यादा अफसोस का इजहार करते हैं, जो नेपाल है नेपाल उसका एक तैयारा जो कि हादसे का शिकार हुआ, उसमें 68 पीपल जो है, जाहिर आप जानते हैं जहाजों के तो जो भी 72 इंसान। चार उसमें स्टाफ भी थे, 72 टोटल, 68 पैसेंजर थे, 4 स्टाफ भी था उनमें। येटी येटी एयरलाइन है उनकी, नेपाल की, जिसका हुआ है हादसा। और इट इज वेरी वेरी सैड। और खासकर जिस तरह देखा जाता है कि हवाई सफर जो है इट्स सेफेस्ट तरीन, लेकिन ये कि लैंडिंग के दौरान हुआ है। मैंने उसके बड़ी तफसील में जाने की कोशिश की है, और उसमें एक वीडियो बना रहा था बंदा अपनी उसमें, तो सडनली वो पहाड़ों के दरमियान से वो सुना है कि उस जगह होती है, और यकलख्त उसके शिफ्ट हुआ पूरे का पूरा जहाज। तो वहां जो लोग अभी तो स्पेकुलेशन कर रहे हैं, वो कहते हैं कि वहां पे पहाड़ियों के दरमियान में हवा का बड़ा सख्त प्रेशर कई दफा आता है वहां से। अभी तक यही कहा जा रहा है कि वो सख्त हवा के प्रेशर की वजह से इट वॉज पुश्ड ऑन द साइड, और ये हादसा है पेश आया। लेकिन नेपाल जो देखा, खटमंडू एयर आपने देखा, हमारे पीआईए का जहाज, उसको भी वही हादसा पेश आया था, और उससे पहले एक दो और हादसे भी आए हैं। लेकिन ये कि वो जिस तरीके से उसकी सिचुएशन है, लोकेशन है नेपाल की, इन द मिडल ऑफ ऑल द रॉकी माउंटेन्स, वो बहुत डेंजरस है। लेकिन अफसोस की बात है कि 72 जाने जाया हुई हैं। सो सैड, सो सैड। बिल्कुल। अच्छा साहिब साहब, अपने आखिरी टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं सर। हम साय मुल्क की तरफ से जो है वो एक आई है स्टेटमेंट आप कह लें, लेकिन एक जगह पर उनके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर बात कर रहे थे, तो उन्होंने ये चाइना के हवाले से ही कहा कि चाइना जो है वो अपना स्टेटस को बढ़ाने के लिए वो इंडिया के साथ जो है इस तरह की वो कोशिशें कर रहा है, लेकिन अब किसी भी सूरत इससे खौफजदा नहीं हुआ जाएगा और इसको देखा जाएगा। जिसमें तफसीली उन्होंने कहा कि जो नॉर्दर्न बॉर्डर्स है वहां पे चाइना इज टुडे सीकिंग टू चेंज द स्टेटस को एंड बाय ब्रिंगिंग लार्ज फोर्सेस इन वायलेशन ऑफ आवर एग्रीमेंट्स। और उन्होंने कहा कि विल नॉट बी कवर्स्ड बाय एनीबॉडी एंड इट विल डू व्हाट इट विल टेक्स टू, मतलब जो भी उन्होंने। तो आप क्या समझते हैं, क्या देखते हैं कि जो चाइना का भी पहले कुछ दिन पहले हुआ है, तो आइंदा आने वाले दिनों में भी क्या चाइना के ऐसे अजाइम है और ऐसा कुछ नजर आ सकता है जो उनकी तरफ से कहा गया? डेफिनेटली मैं उसमें मैं इन डिटेल जाना चाहूंगा कि इस वक्त इंडिया और चाइना का सिर्फ बॉर्डर्स के ऊपर इशू नहीं है, ये साउथ एशिया की चुंदराहट का इशू है इस वक्त। क्योंकि इस एक तो मैं जो सबसे बड़ी बात ये थी कि अमेरिका ने फोकस कर लिया है कि वी हैव टू स्टैंड अगेंस्ट चाइना। हमने किसी न किसी तरीके से चाइना की ग्रोथ को रोकना है। दे आर डिटरमिन्ड टू डू इट। और उन्होंने ये ओबामा दौर के अंदर ये सारा कुछ डिसाइड किया गया था, आज की बात नहीं, बल्कि आज के दिनों में ये चीजें स्लो हो चुकी हैं। उसकी वजह ये है कि कोविड ने एक बहुत बड़ा शाख दिया। अभी तक सप्लाई चेन बहाल नहीं हो पाई। कोविड चाइना, अभी देखें आज से हफ्ता पहले उन्होंने इंटरनेशनल ट्रेवलिंग जो है वो स्टार्ट की है। तो ये मसाइल थे जिसकी वजह से अभी तक नहीं हुआ। अदरवाइज चाइना जो है, चाइना समझता है कि अमेरिका भारत के जरिए हमारे बॉर्डर्स पे या हमें पोक भी करता है, हमें तंग करेगा, और उसमें वो इसको करेंगे, फ्यूचर के अंदर भी करेंगे। क्योंकि इस वक्त चाइना ताइवान पे और भारत में, इन दो उनके पास फ्रंट है, इनके ऊपर वो रिटेलिएट करता रहेगा आने वाले दिनों में, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उनको आजकल सिर्फ वजह ये है कि कोविड की वजह से उनका सप्लाई चेन बहाल नहीं हो रहा है। सर 60,000 पीपल इन 1 मंथ वहां पे गए हैं। हाँ जी, तो उसमें बिल्कुल हाँ। और दूसरा एक सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त चाइना वैसे फ्लेक्स कर रहा है अपने मसल, उसको खुले। आपने देखा होगा कि प्रेसिडेंट शी ने चाइना सऊदी अरेबिया का दौरा किया, और उसका उनका यूएई के अंदर उनकी इन्वेस्टमेंट्स उस एरिया के अंदर। पाकिस्तान से बड़ा नाराज है चाइना, क्योंकि सी पैक पे आपने उनका 26 बिलियन जो है वो 26 बिलियन डॉलर के आपने वो पिज्जा वीजा में उड़ा दिए इधर उधर। तो वो आपसे नाराज हैं, सी पैक बंद पड़ा है आपका। और आपने उनके इंजीनियर्स की जिंदगी की गारंटी दी थी, लेकिन आप उसको फुलफिल नहीं कर पाए। ग्वादर पे अभी भी इशू चल रहा है। आपने मौलवी हिदायतुल्लाह को वहां पे जमात इस्लामी वाले को अरेस्ट कर लिया वहां से, ये रिसेंट खबर है।
और उनकी तहरीक का नाम क्या है कि हमारा हक दो, उनका नाम है हक दो ऑर्गेनाइजेशन उनकी जो है। और मैंने उसको भी डिटेल में पढ़ा लिया, अगर आप उस पर थोड़ी सी तवज्जो दें, ग्वादर जिस वजह से आपसे चाइना नाराज है, उनकी छोटी छोटी उनकी डिमांड्स हैं, कोई ज्यादा ऐसी नहीं है कि उन्होंने को आपसे बहुत बड़ी चीज मांग ली है, डूएबल है अगर आप उनसे आप उनके मसाइल हल करना चाहें। चेक पोस्टों का इशू है, वो भी रिजॉल्व हो सकता है। ईरान के साथ उनका वो कहते हैं हमारी सॉफ्ट करें, ट्रेड करना चाहते हैं। और दूसरा उनकी फिशिंग, क्योंकि गरीब माहीगीर हैं, आपने जब पकड़ाते हैं चाइना को तो आप आधा मुल्क पकड़ा देते हैं। चाइनीज ट्रेलर और कराची से ट्रेलर आते हैं तो थोड़ा सा एरिया बेचारे माहीगीर, और वहां से बड़े बड़े ट्रेलरों के साथ मछलियां पकड़ के चले जाते हैं। तो ये लेकिन ये कि इशू है इस वक्त आपको। लेकिन दोबारा वापस आने पे कि इस वक्त साउथ एशिया के अंदर चौधराट का मसला है। और मैं एक ये कहूंगा कि हमारे भारतीय जो भाई हैं वो कई दफा खुशफहमी में मुबतला हो जाते हैं। हालांकि इट्स ह्यूज कंट्री, अभी तक अगर तरक्की की है तो भारत के शहरों में सिर्फ तरक्की हुई है। रूरल जो इंडिया है उसके अंदर बहुत अभी गुर्बत पड़ी है, बहुत चीजें उसमें पड़ी हैं। लेकिन वो इस वक्त हवा के घोड़े पर है। वो तो इस तरह, वो तो अमेरिका से भी समझते हैं वो यार अमेरिका कुछ भी नहीं है हमारे सामने। मेरे ख्याल में बेबी स्टेप्स उनको लेने चाहिए फ्यूचर के अंदर। बिलखसूस अगर उन्होंने रीजन में देखे ना, मैं हमेशा आपके जिस तरह कहता हूं कि हमारे वजीर खारजा जो है उन्होंने पड़ोस के मुल्क सारे छोड़कर वेस्ट के अंदर सारे दौरे शुरू कर रखे हैं। इस हफ्ते फिर आ रहे हैं यहाँ पे, 2 हफ्तों बाद फिर आ रहे हैं अमेरिका हमारे वजीर खारजा। लेकिन मसला ये है कि बिल्कुल उसी तरह जयशंकर साहब को सारी दुनिया का गम है लेकिन पड़ोस का गम नहीं है। मैं हमेशा ये समझता था कि अगर पाकिस्तान के लिए जरूरी है भारत के साथ रिलेशनशिप रखना, अच्छे करना, तो भारत के लिए भी बहुत जरूरी है पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप अच्छे रखना। उसकी वजह यह है आप कभी भी तरक्की नहीं कर सकते अगर पड़ोस के अंदर आपके हालात ठीक ना हो। लेकिन ये कि और चाइना के साथ भी उनको चाहिए कि 7 समुंदर दूर अमेरिका के साथ आप लबी डबी हैं, सारा ठीक है, लेकिन बैलेंस इट विद देम विद द चाइनीज एज वेल। मैं आज थोड़ी सी एक चीज कोट करना चाहूंगा। अगले दिन मैंने एक नई चीज पढ़ी, मैं जब पढ़ रहा था नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में, तो उन्होंने कहा था ये चाइनीज को सोए रहने दो, इनको ना छेड़ो, इनको अगर ये उठ जाए तो ये बड़ी खतरनाक कौम है। और वाकई उन्होंने, आप देख लें तो 50 साल के अंदर उन्होंने 400 साल जो कंट्रीज जिनकी सिविलाइजेशन 400 साल पुरानी है, इन्वेंशंस में उनकी खत्म ही नहीं होती लिस्टें, उन्होंने 50 साल के अंदर उनके बराबर आ गए। तो वो चाइनीज को छेड़ना नहीं चाहिए, उनके साथ सलोई रखना चाहिए। आज मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था फॉरेन अफेयर में, रो खन्ना है यहाँ पे हमारे कांग्रेसमैन है, उन्होंने एक लिखा आर्टिकल कि किस तरीके से अमेरिका की इंडस्ट्री बंद हुई, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग वो सारी चाइना चली गई एंड वी हैव टू स्टार्ट इट अगेन। इट्स अ ह्यूज सब्जेक्ट, लेकिन चाइना को सीरियस लेना चाहिए। इट्स नॉट दैट इजी कि आप चाइना के साथ बैठ के भारत के लिए भी बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान और चाइना दोनों के साथ रिलेशनशिप बेहतर करे, तभी तरक्की पॉसिबल है। अगर इनके साथ एंगेज करता रहेगा, एक पॉलिसी लास्ट चीज ये ऐड करना चाहूंगा लिया, चाइना की तरक्की का सीक्रेट सबसे बड़ा ये है कि 50 सालों में उन्होंने अपने आप को किसी कॉन्फ्लिक्ट में एंगेज नहीं किया। इससे इस अ बिग लर्निंग, इस अ बिग लेसन फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज, बिलखसूस पाकिस्तान एंड भारत। वेल सेड साजिद साहब, बिल्कुल सही आपने ये, आई एग्री विद योर पॉइंट ऑफ व्यू। बिल्कुल ऐसे ही है, अगर आपने तरक्की करनी है तो फिर आपको हर तरीके से ये मेक श्योर करना होगा कि ना तो आपके कंट्री में ना ही इस पूरे रीजन में कोई इस किस्म की आग लगे कि सबकी जो तरक्की है वो धरी की धरी रह जाए। और पाकिस्तान तो ऑलरेडी पहले जो है उसको तो हम कहते ही हैं, हमेशा ही कहते हैं और कहते रहेंगे कि माइंडसेट जो है वो तब्दील होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका साजिद साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। थैंक यू सो मच। थैंक यू।